हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग थोड़ा वेनेच एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है? अपने पास कोई भी जो मैटर होता है अपना, वो इंटरेक्ट करता है विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो वेनेच एनएमआर के अंदर क्या होगा? अपने पास हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियस जो है अपने पास, उसकी जो अपने पास स्पिनिंग स्टेट है उनमें चेंजेस होते हैं। तो वो अपन यहाँ पे समझने वाले हैं कि इस तरीके से चेंजेस होंगे, राइट। तो उसको पढ़ते हैं, देखिएगा। ये सबसे पहले आपको दे रखा है कि यहाँ पे कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमने देखी है, इसमें जो नोट्स लिखते टाइम यूज करिए। और इथाइल अल्कोहल का सबसे पहले रिपोर्टेड एनएमआर स्पेक्ट्रा आपको हाइड्रोजन का दे रखा है। यहाँ पे पाविया और ये लैम्पनन, ये सब आप बुक्स देख सकते हैं। अब अपना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? अगर आपको पूछ ले व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली वेव्स भी हैं, रेडिएशंस भी हैं, एक्चुअल में रेडिएशन बोलते हैं, और उनके वेव एक नेचर है रेडिएशन का, विद द मैटर। तो अगर मैटर के साथ अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करें, उसकी स्टडी करना ही अपने पास क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पहला पॉइंट था अपने पास। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। मतलब इन टेक्निक से अपन क्या यूज करते हैं, मतलब क्या काम आती है? सो यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एंड फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है अपने को ना, मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब बाय द कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरीज। लाइट में अपने पास पार्टिकल नेचर है ना, वेव नेचर है, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज होती है। तो एक वेव थ्योरी है, दूसरी अपने पास कार्पलस थ्योरी है, राइट। दो टाइप की थ्योरीज है। हमारे काम की जो है वो वेव थ्योरी है। तो नाइदर ऑफ दीज थ्योरीज अलोन कैन कंप्लीटली, एक कोई थ्योरी दोनों में से सफिशिएंट नहीं है लाइट की प्रॉपर्टी बताने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज अकाउंट फॉर द वेव थ्योरी। हमारे लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है? वेव थ्योरी। यस, करेक्ट। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने वॉइस तो बंद नहीं कर रखी है ना? हाँ, यस, करेक्ट है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बाय वेव इन्वॉल्व बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते क्यों है इसको, वो भी यहां से एक चीज समझ आई है आपको ना, कि हम लोग ईएम वेव जो है अपने पास, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। यस, करेक्ट। सो इन्वॉल्व बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स which gives rise to their common class name electromagnetic radiation। तो इन दोनों को मिला के हम लोग एक कॉमन नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब देखो कोई भी अगर वेव नेचर है तो वेव में वेवलेंथ होगी, तो इसके अंदर भी बिल्कुल अपने पास वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ को जनरली हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर, या फिर नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड सो ऑन, ये अपने पास यूनिट्स हो सकती है। फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा हम ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है एक तरीके से। तो न्यू अपने पास सेकंड इनवर्स में इसकी यूनिट होती है, या 1 सेकंड इनवर्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगी, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम मैंने दिखा रखा है कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये लेट अस सपोज मेरे पास इस डायरेक्शन में जो ये वाला बनाया, लेट अस सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो अपने पास ये जो दूसरा बचा हुआ है, ये अपने पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये मेरे पास है वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। तो आई थिंक तीनों आपको चीजें समझ आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है साइमल्टेनियसली। तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये अल्टरनेटिंग थोड़ा सा इनका जो अपने पास एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ दिखा रखा है, तो वो चीजें क्या। अब इसके बाद में आपके पास रेडियो वेव कितने टाइप की होती है, तो आपने रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये कितने टाइप की होती है।
तो आपने रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रे, ये सब नाम सुने होंगे। अब हमें यहाँ से देखो एक चीज ध्यान रखना आप, जो विजिबल है उसकी जो रेंज है वो लगभग 400 टू 750 या 700 तक एज्यूम आप कर सकते हो। जनरली कुछ बुक्स में 380 टू 700 दे रखा है, कुछ में 400 टू 700 दे रखा है, तो दैट डिपेंड्स। बाकी 400 टू 700 हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। फिर हमें पता है जो वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें आपने प्लांक्स थ्योरी पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव यू कैन से E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये हम लोग जानते हैं। तो अब क्या करें, हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लेसर द एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है। लॉन्गर द वेवलेंथ लेसर द एनर्जी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी अपने पास कम हो जाएगी, एंड शॉर्टर द वेवलेंथ हाइयर द एनर्जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आगे चलते हैं। कंपैरेटिव एनालॉजी अपने को दे रखी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ये अपने पास ऑर्डर दे रखा है। देखिएगा जो रेडियो वेव्स होती है उनकी देखो आप वेवलेंथ काफी ज्यादा है। वेवलेंथ एक्चुअल में क्या होती है अपने पास, एक कंप्लीट जो साइकिल है ना, यहाँ से जैसे चला सिस्टम और यहाँ तक गया, ये जो अपने पास लेंथ है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे ये वेवलेंथ है, दिस इज लेमडा, राइट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो रेडियो वेव में ज्यादा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप गामा रेज की तरफ जा रहे हो, देखो वेवलेंथ काफी कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से इधर अगर हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ मेरे पास क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लेमडा इज डिक्रीजिंग, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो मेरे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा, और एनर्जी इंक्रीज होगा तो पक्का ही न्यू भी इंक्रीज होगा। ये चीज अपने को यहाँ से दिखता ही है क्लियर कट, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, ठीक बात है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको मैं दिखा दूंगा, यूपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे सीएसआई और नेट गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान से समझिएगा, नेट गेट में भी पूछा गया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस कैसे आपको ध्यान रखना है, देखिएगा। एक जो अपने पास ये कैटेगराइजेशन कर रखा है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स दे रखी हैं, पर्पस दे रखा है उनका, स्टडी उनको क्यों पढ़ते हैं, और उनकी एप्लीकेशंस दे रखी है। देखिएगा ध्यान से, एक्सरे डिफ्रेक्शन एक पढ़ते हैं अपन, एक्सरे डिफ्रेक्शन। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन में मेरे पास कौन सी रेडिएशन यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे यूज होती है। अब एक्सरे की आप वेवलेंथ का थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, इसकी वेवलेंथ आपको पता है काफी कम होती है एक्सरे की, कितनी होती है, 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, राइट। तो यहाँ पे 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। अपने को जो डील है वो वेवलेंथ में ही करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर मेरे पास है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। यूवी विजिबल में हम लोग देखेंगे भी कि एल्कीन की जो लेमडा मैक्स वगैरह की वैल्यू निकाली जाती है, वो पढ़ेंगे उसको। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेरे पास यूवी विजिबल रेडिएशन यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेरे पास वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो 10 से लेके 700 नैनोमीटर तक का होता है, 10 टू 700 नैनोमीटर, राइट। इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे अपने को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन एप्लीकेशन किस में आता है, कॉन्जुगेशन में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉन्जुगेशन में इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, जो एक्सरे डिफ्रेक्शन है उसका क्या यूज था, एक्सरे डिफ्रेक्शन का मेरे पास यूज था इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इसको अपन सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं, याद करो, वहां पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात आती है ना, तो एक्सरे डिफ्रेक्शन वहां पे अपन यूज करते हैं। और ये बताता क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब जो कंपाउंड उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। यूवी विजिबल अपने पास कंजुगेशन के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताती है। थर्ड पॉइंट मेरे पास है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग आईआर रेडिएशंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आईआर रेडिएशंस यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रारेड, आईआर का पूरा नाम क्या है, इंफ्रारेड। अब इनकी जो वैल्यू है वो 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर 1 mm तक होती है। और ये अपने को बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग मोड के बारे में बताते हैं, वाइब्रेशन मोड के बारे में। आपने नाम सुना होगा, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में बिल्कुल नहीं होता ऐसा कुछ भी, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बेंडिंग और स्ट्रेचिंग मोड आपको बताता है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है।
बिल्कुल ठीक बात है। ये अपने को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देगा। जैसे आपने सुना होगा, पक्का ही आपने सुना होगा कि जो आईआर की वैल्यू है वो कीटोन के लिए अलग है ना, एस्टर के लिए अलग है मेरे पास, एसिड के लिए अलग है। सी डबल बॉन्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं यहाँ पे, न्यू सी डबल बॉन्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जाती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर रेडिएशन यूज होती है। यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू 700 नैनोमीटर टू 1 mm के बीच में होता है, और बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड इन कोवेलेंट बॉन्ड ये बता देती है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ से तीन चीजें हमने, लेमडा की वैल्यू एक बार याद करेंगे, एक्सरे में अपने पास 0.01 से लेके मेरे पास कहाँ तक था, 10 नैनोमीटर तक। फिर एक्सरे के बाद में यूवी विजुअल में 10 से लेके 700 तक, और आईआर में 700 टू 1 मिलीमीटर। ठीक है। फिर अपने पास है माइक्रोवेव। ठीक है। माइक्रोवेव में अपने पास रेडिएशन कौन सी यूज करते हैं, माइक्रोवेव भी यूज करते हैं अपन। और इसकी जो रेंज होती है वो मेरे पास होती है 1 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर, सॉरी 30 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 1 mm टू 30 mm। ये करता क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन माइक्रोवेव के कोरस्पॉन्डिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, रोटेशन। ठीक है। रोटेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल अपने पास जो लेवल होते हैं उनके रोटेशन ट्रांजिशन पढ़ते हैं अपन। तो रोटेशन ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किस तरीके से रोटेट कर रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो रोटेशनल ट्रांजिशन अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक बात है। फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 1H एनएमआर यहाँ पे जो है अपने पास, और जनरली पूरी एनएमआर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर पड़ी जाती है भाई साहब, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर पड़ी जाती है। और इसमें जो लैम्डा का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 mm होता है अपने पास, 1 mm से काफी ज्यादा होता है। ये न्यूक्लियर स्पिन की ट्रांजिशन बताती है कि न्यूक्लियर स्पिन अपने पास किस तरीके से चेंज हो रही है, तो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के बारे में। और यहाँ से इसका एप्लीकेशन क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बताता है अपने को यहाँ से। हाँ, तो हाइड्रोजन के टाइप हम लोग पता कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इधर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनएमआर, माइक्रोवेव, आईआर, सबके यूजेस, किनका क्या एप्लीकेशन है ना, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, ये बैचिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखो एनएमआर जो टेक्निक है, वो एनएमआर टेक्निक अभी तक तो अपने पास काफी इवोल्व हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल वाली देखने वाले, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सबसे पहले ये दो साइंटिस्ट थे अपने पास, इन्होंने एफएम ब्लोच एंड ईएम प्यूरसेल, इन्होंने दोनों ने पर्सेल, इन्होंने दोनों ने अपने पास ये डिस्कवर करी थी। फिर उसके बाद में आया था अपने पास एफटीएनएमआर। तो हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा ये है नहीं डिस्कशन। एफटीएनएमआर जिसको अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं, इसको रिचर्ड अर्न्स्ट ने डिस्कवर किया था। फिर अपने पास 2D एनएमआर, 2 डायमेंशन एनएमआर जो है वो जीनर ने। फिर अपने पास एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जो आप करवाते हैं, ये पोल लेटरबर्ग ने किया था। तो ये भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटोन एनएमआर या पीएमआर या 1H एनएमआर जिसको अपन बोलते हैं, प्रोटोन एनएमआर, पीएमआर या फिर 1H एनएमआर। देखिएगा क्या कहता है अपने को। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज कंसर्न्ड विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई। बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बातें करता है। टिपिकली द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द प्रोटॉन 1H NMR एंड दैट ऑफ 13C आइसोटोप ऑफ कार्बन। वो कहते हैं 13C आइसोटोप ऑफ कार्बन और प्रोटॉन एनएमआर के बारे में सबसे ज्यादा अपने पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में स्टडी करी गई है। Studying 1H NMR spectroscopy enables us to know the different type of hydrogen. Yes, different type of hydrogen अपने को पता चलते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है वो अपने को पता चलता है। ठीक बात है। द स्पिनिंग मॉलिक्यूल, अब स्पिनिंग मॉलिक्यूल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा क्या कहता है। मेनी एटॉमिक न्यूक्लियाई हैव ए प्रॉपर्टीज कॉल्ड स्पिन। बहुत सारी जो न्यूक्लियस में एक प्रॉपर्टी होती है स्पिन की, अभी किसमें होती है किसमें नहीं होती वो भी समझेंगे, वो भी एक चर्चा का विषय है। बिहेव्स एज दे वर स्पिनिंग। इनफैक्ट एनी एटॉमिक न्यूक्लियस दैट पजेस आइदर ओड नंबर, यहाँ से समझ आएगा आपको, ऐसी न्यूक्लियस जो अपने पास या तो ओड मास नंबर और ओड एटॉमिक नंबर रखती है, उनमें अपने पास एक स्पिनिंग की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्यों है, वो तो उनकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। तो जिनमें ये देखा गया कि जिनमें ओड मास नंबर और ओड एटॉमिक नंबर है ना, या फिर दोनों ही है, उनमें अपने पास स्पिन की प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस के अंदर। दिस स्पिन इज रेफर्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय सिंबल म्यू। ये जो स्पिन है
इसको अपन मैग्नेटिक मोमेंट जो अपने पास डिनोट करते हैं अपन म्यू से, वो न्यूक्लियस के लिए लिख सकते हैं। जैसे आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियस मान लो इस तरीके से स्पिनिंग कर रहा है इसके अराउंड, ये इसकी एक्सिस है, ऐसे इस तरीके से स्पिनिंग हो सकती है। तो न्यूक्लियाई दैट पोजेसेस स्पिन इंक्लूड कौन कौन सी है अपने पास, 1H है, 2H है, ड्यूटेरियम भी है, 13C भी है मेरे पास, 14 नाइट्रोजन भी है, राइट, 17 ऑक्सीजन भी है, 19 फ्लोरीन भी है, which possesses either odd mass या odd atomic number or both. The nuclei of the most abundant isotope of carbon 12C and oxygen 16-8, ये दोनों अपने पास not possesses magnetic moment, इन दोनों में magnetic moment नहीं होता है, as these nuclei do not have odd mass number or odd atomic number, इसलिए इनमें अपने पास स्पिनिंग का प्रोसेस भी फिर नहीं देखने को मिलेगा अपने पास। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। जनरली अपने पास ZX से हम लोग किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो Z अपने पास एटॉमिक नंबर जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, M ऊपर जो लिखा है अपने पास मास नंबर है जिसमें अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसमें एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं, सॉरी, और ये अपने पास एटम का सिंबल है। ये तो 9-10 से भी जानते हैं आप, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें। फिर न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज 1H1 does have spin since it has odd mass number and odd atomic number, बिल्कुल ये स्पिन करेगा। ठीक है, फॉर ईच न्यूक्लियस द नंबर ऑफ अलाउड स्पिन स्टेट, ये बहुत बड़ी बात है, इधर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है IIT जैम वगैरह में। तो नंबर ऑफ अलाउड स्पिन स्टेट वो कितनी होगी, इट में अडोप्ट, इट इज डिटरमाइंड बाई इट्स न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई। कैसे डिटरमाइन करा जाएगा, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई। ठीक है, और फॉर ईच न्यूक्लियस देर आर 2i+1 अलाउड स्पिन स्टेट, फॉर ईच न्यूक्लियस देर आर 2i+1 अलाउड स्पिन स्टेट, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट, 2i+1 होते हैं। ठीक है, ये तो अपने को ध्यान रहेगा। फिर आगे चलते हैं, ए प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज द स्पिन क्वांटम नंबर आई, प्रोटॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है मेरे पास, आई की वैल्यू हाफ होता है, क्योंकि ये हाफ वाले मेरे पास नॉन क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब थोड़ी देर में डिस्कशन ये भी करेंगे कि व्हाट इज नॉन क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई एंड व्हाट इज क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई। सो आई की वैल्यू हाफ हो गई एंड हैज 2 अलाउड स्पिन स्टेट, यस 2i+1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, दैट इज -½ एंड +½ बिल्कुल -½ और +½ हो सकता है। फॉर क्लोरीन एटम, अगर क्लोरीन एटम की हम लोग बात करें लेटर सपोज, तो आई की वैल्यू 3/2 होती है क्लोरीन एटम में, एंड देर आर 4 अलाउड स्पिन स्टेट, क्योंकि 3/2 अगर करूंगा तो 2i+1 से 4 आएगी मेरे पास, यस करेक्ट 4 आएगी। तो 4 कौन कौन सी होगी, -3/2, -½ +½ और +3/2, ये अपने पास हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट है अपने पास, द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो न्यूक्लियस अपने पास जिनमें आई की वैल्यू 0 नहीं होगी, आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, उनको अपन जनरली दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक क्वाड्रपोलर, एक नॉन क्वाड्रपोलर। जो क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई हैं उनकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होती है, और जो नॉन क्वाड्रपोलर उनकी आई की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर आप 1H1 देख सकते हो, राइट, तो ये है अपने पास। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन न्यूक्लियस को में 3/2 है, 3/2 हाफ से बड़ी है, तो इसलिए नॉन क्वाड्रपोलर होगा। इनमें जो ब्रॉड सिग्नल मिलते हैं अपने को, जो क्लोरीन क्वाड्रपोलर होगा, क्वाड्रपोलर में मेरे पास ब्रॉड सिग्नल मिलते हैं, और नॉन क्वाड्रपोलर में मेरे पास शार्प सिग्नल मिलते हैं। ऐसा क्यों है वो भी समझेंगे। तो द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ते हैं अपन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। तो कहता है एनी चार्ज पार्टिकल अंडर मोशन जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन, मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और वो मोशन में हो तो वो खुद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड 11th-12th में अपने पास जो चैप्टर है मैग्नेटिक फोर्स वाला, वहां पे भी पढ़ते हैं कि अगर कोई मोशन में पार्टिकल है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल है, तो पक्का ही वो खुद से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। ठीक बात है। द प्रोटॉन बिहेव्स एज ए टाइनी स्पिनिंग बार मैग्नेट, कहता है कि प्रोटॉन अपने पास जो है वो टाइनी मतलब छोटा सा स्पिन करने वाला बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल द स्पिन स्टेट ऑफ ए प्रोटॉन आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, सारे के सारे जो स्पिन स्टेट की वैल्यू है प्रोटॉन्स की, वो इक्विवेलेंट एनर्जी होगी डी जनरेट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो सारे के सारे प्रोटॉन के जो अपने पास है वो सारे के सारे प्रोटॉन क्या दिखाएंगे, इक्वल स्पिन स्टेट में जाएंगे। ठीक है, however the spin state are not
ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है। वो कहता है कि आपको जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा होगा, तब तो मेरे पास क्या होगा, तब तो अपने पास स्पिन स्टेट अपने पास सेम होंगी सारे प्रोटॉन की, और सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे और डी जनरेट होंगे। आई थिंक आप डी जनरेट का मतलब समझते हैं, डी जनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी वाले। लेकिन जैसे ही मैं इनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगी। क्या होती है डीजनरेसी, अपने पास अब ब्रेक हो जाती है, स्पिन स्टेट इनकी चेंज हो जाती है, इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। सो नोट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इन अप्लाइड इन मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो अपने पास बी नोट है या बी नोट जो है अपने पास, ए प्रोटॉन कैन हैव टू अलाउड स्पिन स्टेट। एक प्रोटॉन में दो तरीके की स्पिन स्टेट हो सकती है, माइनस हाफ और प्लस हाफ। बिल्कुल। Consequently, in an external magnetic field B node, the proton can only adopt two orientation. ये प्रोटॉन जो है अपने पास ओनली अडोप्ट टू ओरिएंटेशन, सिर्फ दो ही ओरिएंटेशन को अडोप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दो ही तो पॉसिबल स्पिन स्टेट है उसकी। एक बात है। विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज या तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है या तो उसके अपोजिट जा सकता है। तो अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट प्लस हाफ हो गया, लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा ये। अगर अलाइन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में तो इसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। अपोज टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अपोज कर सकता है, माइनस ऑफ हाइयर एनर्जी स्टेट। ये ध्यान रखना, अपने पास दो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे, या तो सपोर्ट कर सकता है या तो अपोज कर सकता है। सो जब अपोज करेगा तो अपने पास एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, सपोर्ट करेगा जब अपने पास, या अलाइन उसकी डायरेक्शन में अलाइन होगा तो उसकी एनर्जी अपने पास कम हो जाएगी, लोअर एनर्जी में आ जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी थोड़ा समझ सकते हैं कि अपने पास डी जनरेट स्पिन स्टेट ऑफ द प्रोटॉन अब्सेंस बी नोट में, ये अपने पास है इस तरीके से। अब्सेंस में तो ये रैंडमली है, यहाँ पे तो रैंडम पड़े हुए हैं, ठीक है, रैंडम है, यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही बी नोट लगाया हमने तो कुछ अपने पास उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ये देखो, ये बी नोट लगाया तो कुछ डायरेक्शन में हो गए और कुछ अपने पास उसके जस्ट अपोजिट में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, जब अगर कोई फील्ड नहीं लगाया तो अपने पास एक मजे में ऐसे ही घूम रहा है, फिर फील्ड लगा दिया हमने तो या तो उसी डायरेक्शन में अलाइन रह सकता है या फिर अपोजिट में हो सकता है ना। या फिर यहाँ से आप क्लियर कट देख सकते हैं, देखो सेम डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया या फिर अपोजिट में हो गया। दो पॉसिबिलिटी अपने पास है। यहाँ से जो दो एनर्जी गैप बन जाएंगे, ये मेरे पास प्लस हाफ वाला है, ये माइनस हाफ स्पिन स्टेट वाला है मेरे पास, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन है, ये एनर्जी सेपरेशन मेरे पास रेडियो वेव को रिजेंबल करता है। ये एनर्जी जो गैप है मेरे पास किसको रिजेंबल करता है? रेडियो वेव को रिजेंबल करता है। और अगर ये रेडियो वेव को रिजेंबल कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो हो रहा है, उसमें अपने पास हम लोग रेडियो वेव यूज करेंगे, ठीक है, रेडियो वेव यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। स्पिन स्टेट ऑफ ए प्रोटॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अपने पास हो जाती है। बिल्कुल, ये आपको दिखा भी रखा है कि फील्ड, अगर कोई भी फील्ड नहीं है तो अपने पास रेंडमली है, और फील्ड हो गया तो फिर अलाइन हो जाते हैं फील्ड के साथ में, या फिर अपोजिट भी अलाइन हो जाते हैं। तो एक अपने पास ये अपन MI बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वैसे तो I इक्वल टू हाफ था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डीजनरेट हो गया तो MI इक्वल टू प्लस हाफ और MI इक्वल टू माइनस हाफ। ये जो प्लस है, प्लस हाफ वाली स्टेट है, इसको अपन अल्फा स्टेट बोलते हैं, और माइनस हाफ वाली स्टेट को बीटा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये तो अपने पास जो डायरेक्शन में वो है मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे अगर है न्यूक्लियस तो मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गया मेरे पास, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से ये आपको दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये अल्फा और बीटा स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट अपने पास अल्फा वाली होती है और हाइयर एनर्जी स्टेट मेरे पास बीटा वाली होती है। बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। अब आप एक देखो कि अगर इस लोअर एनर्जी स्टेट से ये न्यूक्लियस हाइयर एनर्जी स्टेट में जा रही है तो पक्का इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम लोग देते हैं इन दी फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन यूज करते हैं रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का।
तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो अब पक्का ही आपको पता होगा ये जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाएगा ना, इसीलिए अपने पास जो एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इमिशन नहीं है अपने पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेनन अकर्स व्हेन न्यूक्लियाई अलाइंड विद एन अप्लाइड फील्ड आर इंड्यूस्ड टू एब्जॉर्ब, बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी h nu एंड चेंज देयर स्पिन ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। उसके सेम डायरेक्शन में अलाइन है और वो सेम डायरेक्शन के अलाइन होके फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपनी स्पिन स्टेट को चेंज करेगा। तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब जाएगा तब मेरे पास ट्रांजिशन हुआ ना, ट्रांजिशन तो तब हुआ। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक तरीके का, ठीक है। एक पॉइंट तो ये समझ आता है अपने को, आप देख भी सकते हो ऐसे स्पिन स्टेट इस तरीके से चेंज होगा, अल्फा से बीटा में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, अगर एच न्यू हम लोग दे रहे हैं एनर्जी तो, ठीक बात है। ये इस तरीके से ओरिएंटेशन आपको दिखा रखी है, समझ आता है इतना। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है अपने पास प्रोटॉन के लिए, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं द एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज ए क्वांटाइज्ड प्रोसेस। आपको पता है सारे के सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे ऊपर ही बेस्ड है सारी चीजें। तो यहाँ पे क्वांटाइज्ड प्रोसेस होता है एंड द एनर्जी एब्जॉर्ब डेल्टा ई मस्ट इक्वल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्पिन स्टेट। ये जो डेल्टा ई अपने पास है वो पक्का इक्वल टू होना चाहिए किसके, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्पिन स्टेट के बीच में। तो E इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू तो होएगा और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी माइनस हाफ, मतलब अल्फा स्टेट माइनस बीटा स्टेट अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो एनर्जी मेरे को मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। डेल्टा ई डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगाओगे तो आप इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है अल्फा और बीटा में वो भी ज्यादा होगा। तो ये तो एक बात कंफर्म है कि डेल्टा ई अपने पास बी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उस पर भी डिपेंड करती है। द स्ट्रोंगर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नोट द ग्रेटर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द, बिल्कुल ठीक बात है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा अगर बी नोट हम लोग ज्यादा लगाएंगे तो इंक्रीज कर देंगे बी नोट। तो स्पिन स्टेट आर एनर्जी सेपरेशन एज ए फंक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक बात है। फ्रीक्वेंसीज एंड फील्ड स्ट्रेंथ एट विच प्रोटॉन हैज इट्स रेजोनेट, ओके। तो फॉर ए प्रोटॉन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नोट has strength of approximately 1.41 टेस्ला, ओके। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अगर 1.41 टेस्ला रखूं, वो कहता है कि अगर आप बी नोट को 1.41 टेस्ला लगा रहे हो तो ये जो एनर्जी गैप है ना, ये अपने पास प्लस हाफ और माइनस हाफ में वो कितना होता है 2.39 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल पर मोल, इतना है, ठीक है। ये अपने पास ऑब्जर्व डाटा है। द एनर्जी डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी गैप, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव और रेडियो वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है मेरे पास, उसमें रेडियो वेव को रिजेंबल करता है। रेडियो वेव विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 60 मेगाहर्ट्ज, अच्छा रेडियो वेव वो भी कौन सी फ्रीक्वेंसी, लगभग 60 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, is used if the applied magnetic field strength of approximately 1.41 टेस्ला। वो कहता है कि अगर मेरे पास 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का है तो 60 मेगाहर्ट्ज तक का अपन जनरली यूज करते हैं, ठीक बात है। अगर 1.41 का है तो 60 मेगाहर्ट्ज अपने पास बनता है, और अगर मेरे पास 1 है तो फिर 42 पॉइंट ये समथिंग, वैसे करके अगर मेरे पास 7 टेस्ला का है लगभग फील्ड स्ट्रेंथ तो 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपने पास जनरेट होती है वहां पे, ठीक है। रेडियो वेव जो अपने को फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी, जो बी नोट अगर मेरे पास 7 है तो 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी। और ये तो आपको पता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ अपने पास 5 गोस होते हैं, ये याद रखना। 1 टेस्ला इक्वल टू 4 गोस, 10⁻⁴ गोस, 5 मींस 4 गोस, ये यूनिट है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की। फिर अपने पास है द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसका मैकेनिज्म अपन देखते हैं क्या है। सो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, द एनालॉजी ऑफ ए चाइल्ड्स स्पिनिंग इज यूजफुल। जब हम लोग बचपन में स्पिनिंग कराते हैं, वो लट्टू वट्टू आपने कराए होंगे ना बचपन में, तो किस तरीके से स्पिन करते हैं वो एनालॉजी आपको समझ आनी चाहिए।
under the influence of earth gravitational field the spinning top begins to the presses about its axis. जब हम लोग लट्टू को घुमाते हैं तो अपने एक्सिस पे भी घूमता है ना, इस तरीके से आप देखना चाहिए। तो ये जब घूमे तो अपने एक्सिस पे भी घूमेगा ग्रेविटेशन फील्ड में और ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये दिखा रखे हैं डायग्राम। तो प्रेसिशन ऑफ प्रोटॉन का भी इस तरीके से होता है, अपने एक्सिस पे भी वो घूमता है, ठीक है। द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट आ रहा है, द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ। हम लोग प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ पे देखते हैं। In the presence of an applied magnetic field B node, the proton begins to precess about its own axis with angular frequency. खुद की एक्सिस पे घूमना शुरू करेगा, लेकिन उसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। This frequency at which a proton precesses is called precisional frequency. वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रोटोन प्रेसिसेस करता है, मतलब वो घूमता है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी अपन उसको बोलते हैं। और लार्मर फ्रीक्वेंसी, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी अपन बोलते हैं। द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। वो जल्दी घूमेगा और फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक बात है। The stronger the applied field, the higher the rate of प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक बात है। यहाँ पे कुछ डाटा भी दे रखे हैं आपको, जैसे 1.41 से अगर 14 तक जाएं हम लोग तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है अपने पास, 600 तक हो जाती है। और आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये अपने पास डाटा इधर दे रखे थे, फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है, जो एनर्जी गैप है वो वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक बात है। आगे चलते हैं अपन। द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। अब अपने पास ये कि ये रेजोनेंस होता कैसे, मतलब देखो कैसे होता है रेजोनेंस। Since the proton is positively charged, the precision generate both magnetic field and electric field. कि प्रोटॉन अपने पास पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ये पॉइंट समझ आता है अपने को। इफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी wave h nu of this frequency are supplied to the precessing proton, the energy can be absorbed. वो कहता है कि इस तरीके से ये प्रेसिशन होता रहेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। when the frequency of the oscillating electric field component of a precessing proton matches with the frequency of the oscillating electric field component of the incoming radio frequency, the two fields are coupled. यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, देखिएगा क्या कहता है अपने पास। कहता है कि जब अपने पास जो ओसिलेटिंग हो रहा है अपने पास, when the frequency of the oscillating electric field, जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कंपोनेंट ऑफ ए प्रेसेसिंग प्रोटॉन, जब मैच कर जाता है किसके साथ में, किसके साथ में मैच करता है अपने पास, जब मैचेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग बाहर से डाल रहे हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी उसके बराबर जब हो जाता है ना। तो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी या प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी या जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है वो अपने पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, न्यू एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। तब अपने पास क्या होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन होता है और जो प्रोटॉन है अपने पास एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशन, बिल्कुल ठीक बात है, टू द प्रोटॉन, दस causing a spin state change हो जाती है, प्लस हाफ से माइनस हाफ में चला जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। बस यही है अपने पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपने पास एनर्जी गैप जो क्रिएट हुआ था और जो फ्रीक्वेंसी अपने पास ओसिलेट कर रही थी, उतनी एनर्जी हमने दे दी उसको, तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में चला जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो अपोजिट में हो जाएगा, अपोजिट से सेम में जा सकता है, इस तरीके से। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोसेस एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन न्यू इक्वल टू ओमेगा, न्यू और वी इक्वल टू ओमेगा दोनों बराबर हो जाता है, तब अपने पास होगी, मतलब न्यू एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी और जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दोनों बराबर हो जाए तब ऐसा काम होएगा, ठीक है। तो अपने पास जो प्लस हाफ से एब्जॉर्ब करके, ये अगर पहले प्लस हाफ में था, प्लस हाफ में इस तरीके से रोटेट कर रहा था ये अपने पास, फिर अपने पास जैसे ही एब्जॉर्प्शन अकर होगा माइनस हाफ में चला जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसने पकड़ लिया, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन लेगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी, आपको देखिए रेजोनेंस एंड स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अपने पास पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियस इन स्पिन स्टेट। पॉपुलेशन क्या होगी न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट के अंदर, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। देखना, using delta E equal to h nu, the difference in the energy between two spin state plus half and minus half is found to be near about ये है अपने पास। ठीक है, since the energy difference delta E between the two levels is small, अगर ये छोटा है, the thermal energy resulting from room temperature is sufficient to populate both these energy level। तो अपने पास थर्मल एनर्जी में इस तरीके से नहीं हो सकता है, बहुत छोटा है। However, there is a slight excess of proton, अगर मेरे पास excess proton हो in the alpha spin state lower energy level में, the excess nuclei are the ones that allow us to observe resonance। ठीक बात है, ये अल्फा टू बीटा स्टेट में अपने पास होता है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अपन लगाते हैं। तो फिर केमिकल फील्ड और सील्डिंग डी सील्डिंग, ये अपने पास आगे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको रेजोनेंस होता किस तरीके से वो चीजें समझ आई होंगी। कुछ नहीं, अपना न्यूक्लियस जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, उसकी कुछ प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो प्रेसिसिंग करता रहता है। तो अगर हमारे पास हम लोग एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो अगर प्रेसिसिंग कर रहा होता है और फिर हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली, तो जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उसके एनर्जी गैप के बराबर, अगर हम लोग एनर्जी का फोटोन या उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे जो कि अपने पास रेडियो वेव में को कोरिस्पोंड कर रहा है, तो उस मोमेंट पे मेरे पास अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाएगा। अल्फा स्टेट मेरे पास प्लस हाफ होती है उसकी जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक नंबर जो होता है एमआई की वैल्यू, वो प्लस हाफ होती है, और हाई स्टेट की माइनस हाफ होती है। प्लस हाफ वाली में अपने पास सेम डायरेक्शन में अलाइन रहता है और माइनस हाफ वाली में अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन रहता है। जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस हाफ से माइनस हाफ में चला जाता है। और लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें अपन ने समझी। इससे आगे हम लोग पॉपुलेशन और अल्फा बीटा में किस तरीके से होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, और ये आगे की चीजें अपन पढ़ेंगे, डेल्टा वगैरह कैसे निकालते हैं। तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, और हैप्पी गांधी जयंती। आज गांधी जयंती है, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।